Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic inner sphere and outer sphere mechanism for coordination compound part first. ये जो हमारी यूनिट है ये एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए और नेट गेट के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम इस फर्स्ट पार्ट पे बात करने वाले हैं इनर एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। इस पार्ट में हम इस पे बात करने भी नहीं वाले, क्योंकि ये पार्ट में हम इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम इसके बेस को समझाएंगे, जब वो कवर हो जाएगा तभी जाकर के हम इसे समझ पाएंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूज होते रहोगे। तो इसीलिए मैं इस वजह से ये पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ इसका, तो पहले इस पे ध्यान देना। तो इसके पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेबाइड एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स की। लेबाइड एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स पहले हम इसको कवर करेंगे, इसको समझेंगे, तभी जाकर के हम बाकी की रिएक्शन को हम समझ पाएंगे। लेबाइड एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पहले इनको समझना पड़ेगा ये क्या होते हैं वैसे, तो इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले इसे समझने से पहले हम यहाँ पर एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भी एमएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटीज किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने की कैपेसिटी, ताकत, पावर, क्षमता को स्टेबिलिटी कहते हैं। कोई भी कंपाउंड अपने अंदर से जितना एग्जिस्ट कर सकता है, जब तक कर सकता है, वो उसकी स्टेबिलिटी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रिएक्ट कर जा रहा है, टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है, तो वो आपकी रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन स्टेबल नहीं है। और स्टेबिलिटी 2 टाइप की होती है। जब हम स्टेबिलिटीज की बात करते हैं तो 2 टाइप की स्टेबिलिटीज होती है। एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक होती है आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ये कवर होगा तभी हमें बाकी की चीजें समझ में आ पाएगी, तो इस पे जरा फोकस रहना। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डेल जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इन टर्म्स में समझाई जाती है। जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है वो स्टेबल माने जाते हैं, और जिनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव में आती है वो अनस्टेबल माने जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। और बाकी के और भी पैरामीटर थर्मोडायनेमिक के डेल जी, डेल एच, डेल एस, वो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब दूसरी आती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? जिनका हाफ लाइफ 1 मिनट से ज्यादा होता है, मतलब जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, या काइनेटिक्स का मतलब है रिएक्शन के आधार पर, काइनेटिक्स का मतलब रेट के आधार पर। जो जल्दी रिएक्ट करते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम स्टेबल है, और जो थोड़े देर में रिएक्ट करते हैं वो कम, जो देर में रिएक्ट करते हैं वो स्टेबल है। इसके अकॉर्डिंग, काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर काइनेटिक स्टेबिलिटीज के बेसिस पर कंपाउंड 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं आपके पास। एक होते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं आपके पास इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट का मतलब कि अक्रिय होता है, अनरिएक्टिव होता है। लेबाइल का मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो आपके लेबाइल, और जो देर में रिएक्ट करते हैं, जो स्टेबल रहते हैं, वो आपके इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो जो जिनका हाफ लाइफ 1 मिनट से ज्यादा हो जाता है, जो मतलब 1 मिनट से हाफ लाइफ 1 मिनट से भी कम का होता है, मतलब ये जो इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी वो 1 मिनट से भी ज्यादा है, मतलब बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जा रहे हैं, तेजी से रिएक्शन कर जा रहे हैं, वो लेबाइल। और जो देर से रिएक्ट करते हैं वो आपके इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो वो आपके इनर्ट है जिनका हाफ लाइफ 1 मिनट से ज्यादा होता है। तो ये रिएक्टिविटी के आधार पर है। इस स्टेबिलिटी का इससे कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलती है, जो जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं है, और जो देर में रिएक्ट कर रहे हैं वो स्टेबल माने जाते हैं। लेकिन हम उन्हें अलग अलग पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक अलग चीज को समझाता है, काइनेटिक अलग चीज को समझाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस स्टेबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल में मैं बात करूं, AlCl3 है। अब AlCl3 को अगर हम देखें तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 13 होता है इसका, तो 2 8 3, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने एक एक क्लोरीन से शेयरिंग करी, तो इससे शेयरिंग करके इन्होंने बॉन्ड बना दिए, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये अनस्टेबल माना जाता है। लेकिन क्या ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता? लेबोरेटरीज में डब्बों में बंद कर करके रखा रहता है AlCl3, आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कोई चीज स्टेबल
नहीं है, जैसे ये स्टेबल नहीं है तो ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन दोनों स्टेबिलिटीज का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं हो सकता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, काइनेटिकली ना हो, काइनेटिकली स्टेबल हो, थर्मोडायनेमिकली ना हो, या दोनों रूप से स्टेबल हो सकता है, दोनों रूप से अनस्टेबल भी हो सकता है किसी सिचुएशन में, लेकिन उनके लिए इनमें इन दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। एक एग्जांपल पे मैं और भी बात करूं, अगर आपको बताऊं तो जैसे दूध का मैन्युफैक्चर करने वाले दूध को बनाते हैं, उन्हें पता है कि 2 दिन बाद खराब हो जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि उससे पहले वो अपनी कंपनी उन प्रोडक्ट को सेल कर लेगी तो वो अपना प्रॉफिट कमा लेगी। तो दूसरा, अगर मैं एक और एग्जांपल में बात करूं, जैसे इनो का पैकेट आता है तो आपने देखा कि उसे पानी में मिलाओ और पेट में डाल दे, 6 सेकंड में काम कर दे रहा है, लेकिन अगर इनो के पैकेट के ऊपर देखो तो कम से कम 6 महीने और 1 साल की एक्सपायरी डेट रहती है, तो मतलब 1 साल तक तो वो स्टेबल है, लेकिन अगर आप उसे देखो पानी में डाल करके तुरंत रिएक्ट करके वो आपके पेट का भी काम कर दे रहा है। तो स्टेबिलिटीज और रिएक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि वो 1 साल तक स्टेबल था तो वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, 6 सेकंड में काम कर दे रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसका इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। बाकी हमने थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटीज पे बात नहीं है क्योंकि हम आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, हमारा उद्देश्य ये पढ़ाने का है, उसके लिए जो मेरे काम का है वो मेरे लिए ये काम का है, लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तो उसको हम उसके बारे में सीखते हैं, लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं। हमने ये इसको आप इसका पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स को मैं आगे बढ़ा करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप सबसे पहले, या पॉज करके नोट कर लेना, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमें क्या करना है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो देखो बात बस इतनी सी है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स, इसको ही समझ रहे हैं हम, इसको मैं निचोड़ के लास्ट में बताऊंगा, उस पर ध्यान देना, फिलहाल अभी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो आपके लेबाइल होते हैं, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो आपके इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। तो जैसे हम यहाँ पे बताते हैं आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेबाइल, जैसे आपके पास सपोज FeH2O का होल 6 + 2 है, तो अगर यहाँ पे देखें X इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, X H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है 0 to 6 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आया, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s2 3d6, 4s2 3d6 के बाद Fe पे +2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s 0 और ये आ जाएगा आपका 3d6। 4s ऑर्बिटल है तो 4p ऑर्बिटल भी होगा, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, 4d ऑर्बिटल भी होगा, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6, 4s 4p और आपका 4d 1 2 3 4 5, d में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और आपका ये 6वां इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। देखो वैसे तो मैं यहाँ पे मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है सॉरी, जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो उतना ज्यादा पेयरिंग कर पाता है। फिलहाल ये वीक फील्ड लिगेंड है और याद रखने के लिए 90% वो चीजें इसी से कवर हो जाती है। देखो हेलोजन X OH और H2O ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड माने जाते हैं सारे हेलोजन OH और H2O वाले वीक फील्ड, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आउटर मतलब बाहर से जुड़ते हैं। जिन भी फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन या कार्बन होता है जनरली, ये ट्रिक है, ट्रिक फेल भी हो जाती है, वैसे तो सीरीज में दिखा सकता हूं, मैंने उसकी ट्रिक भी बनाई है पर मैं उस पर बात नहीं कर रहा अभी। वीक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रिकी वे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब समझो ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बाहर से जुड़ता है, तो ये अंदर पेयरिंग नहीं कराता क्योंकि ये वीक फील्ड है। तो इसने क्या करा, H2O लिगेंड था, H2O के पास सबके पास अपने अपने लोन पेयर होते हैं, सबने अपने लोन पेयर H2O ने कहां डाले, आयरन के ऑर्बिटल में डाले, 1 2
3 4 5 और 6 सबने अपने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिटल में डाले आयरन की, और sp3d2 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d2। तो ये बाहर से जुड़ा, अंदर से नहीं जुड़ा, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और जब आउटर ऑर्बिटल होते हैं तो कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेबाइल होते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं। वैसे ये d6 सिस्टम है, d6 सिस्टम का ये हाई स्पिन है, क्योंकि जब बाहर से जुड़ते हैं तो उन्हें हाई स्पिन कहते हैं, और अगर अंदर से जुड़ते तो लो स्पिन कहलाते हैं। फिलहाल ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक इनर ऑर्बिटल का भी मैं एग्जांपल दिखा दूं आपको, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, X CN is a strong field ligand, oxidation number is 1 -1 into 6 -6 इक्वल टू कितना चार्ज है, -4। सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना आया 2। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 4s2 3d6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे 4s2। ये कैसे कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑफबाउंड ने सिखाया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 में जाता है, फिर 3d में जाता है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे +2 के लिए, चले गए, फिर बचे 3d में। 3d में कितने बचे 6, 4s 4p 4d सब ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, तो d में 1 2 3 4 4s और 4p d6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लेकिन क्योंकि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खासियत होती है कि वो पेयरिंग करवाता है, पेयरिंग कराता है, अंदर से जोड़ता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये यहाँ पे इसको पेयरिंग और ये इसको पेयरिंग कराएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन जिनमें आते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और अंदर से जुड़ते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो ये इसने पेयरिंग करा दी, d6 सिस्टम है ये, और ये पेयरिंग करा रहा है 1 2 3 4, ये पेयरिंग हो गई, और ये जगह बची है, अब यहाँ पे जुड़ना शुरू होगा 1 2, सबने अपने अपने लोन पेयर, Cn के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसने अपना लोन पेयर किसकी ऑर्बिटल में डाले, आयरन की, 1 2 3 4 5 6, सब 6 के 6 Cn ने अपने अपने लोन पेयर डाले, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना दिया, d2 sp3, अंदर की साइड से जुड़ा। तो ये क्या बना रहा है आपका, इसे कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो अंदर से जुड़ता है तो लो स्पिन कहलाता है, और क्योंकि ये लो स्पिन है और अंदर से जुड़ा है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये बाहर से जुड़ रहा था तो आउटर ऑर्बिटल, और ये लो स्पिन। तो होप आपको ये लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीक फील्ड वाले हैलोजन OH वाले बाहर से जुड़ते हैं जनरली, नाइट्रोजन और कार्बन वाले अंदर से जुड़ते हैं। ये ट्रिक फेल भी कर सकती है, बट जनरली ये काम करती है। बाकी अगर इसके बारे में सीखना होगा तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसे डिटेलिंग करके बता देंगे। हमने पहले भी इस पे वीडियो बना चुके हैं, वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आप लोग कहोगे पूछ लेना मुझसे। बाकी मैं इस पे आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं सिस्टम समझाता हूँ। CFT के अकॉर्डिंग D0 D1 D2 D3 D4 सिस्टम D5 सिस्टम। अब एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखो D0 कैसे होता है, T2G 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। D1 के लिए अगर हम बनाएं तो मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, मैं डब्बे नहीं बना रहा आपके लिए। ये T2G है, 3 ऑर्बिटल है। आप जानते हो कि अगर ऑक्टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, नंबर ऑफ लिगेंड 6 होते हैं, तो d ऑर्बिटल की 5 ऑर्बिटल की एनर्जी ऐसे नहीं होती, लिगेंड आता है अप्रोच करता है, तो CFT के अकॉर्डिंग 1 2 3 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर, इसे ट्रिपलेट, इसे डबलेट, इसे T2G और इसे EG कहते हैं। ये सब बातें आप जानते होंगे CFT के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे D2 में दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, और D3 सिस्टम होगा, D4 सिस्टम होगा, और ऐसे D5 सिस्टम है, ऐसे D6 D7 D8 D9, इन पे अभी मैं बात करता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे समझो, D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे दो चीजें मैटर करती है कि एक तो पेयरिंग वाली, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, या जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग हुई थी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं भी है और अगर आपके पास EG ऑर्बिटल या तो खाली पड़े होते हैं, तो लिगेंड ने आना है। लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज माना जाता है CFT के अकॉर्डिंग, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जब वो अट्रैक्ट करने के लिए आएगा तो ये वाले, क्योंकि अगर आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2 sp3 आता है, तो कौन से वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, dh2y2, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे ही बनती है, dh2y2, और dz2 वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। dxy dyz dzx वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
सिर्फ dx2y2 वाला जो एक्सिस पे लाई करते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्सिस पे कौन से वाले ऑर्बिटल होते हैं, eg वाले, प्लेन पर कौन से ऑर्बिटल होते हैं, t2g वाले ऑर्बिटल होते हैं। तो हम यहाँ पे अगर तुम्हें आपको समझाना है तो इसे यहाँ पे समझो। देखो ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी z एक्सिस। तो dxy डबल डंबल शेप में होते हैं, ऐसे 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 डबल डंबल xy प्लेन पर, ऐसे ही yz प्लेन पर, ऐसे ही ये अगर y और ये z है तो d yz वाला हो गया। तो ये तो प्लेन पर होते हैं, लेकिन लिगेंड कहाँ जुड़े होते हैं, एक्सिस पे। तो एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dx2y2 जो एक्सिस पे, और एक dz2 ऑर्बिटल, तो वो एक्सिस पे होते हैं। तो केवल यही वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्योंकि खाली पड़ा है तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ऐसे पेयरिंग वेयरिंग, या तो वैसे ही खाली पड़ा है तो अंदर से जुड़ेगा, और अंदर से जब जुड़ेगा, अंदर से मतलब ये वाले अंदर से पार्टिसिपेट कर रहा है, बट अंदर से जुड़ रहा है तो इनर ऑर्बिटल होना चाहिए था। ये कंफ्यूजन था। मैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी मुझे मतलब अभी मैंने इस पे स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आया कंप्लीटली कि ये ऐसे ही क्यों बोला जाता है। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर अंदर से जुड़ रहा है D2 वाले मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट कर रहा है तो इनर, और बाहर वाले से जुड़ता है तो आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन ये मेटल के अंदर वाले ऑर्बिटल है, लेकिन क्योंकि ये खाली पड़े हैं तो यहाँ पे कोई रिपल्शन वगैरह नहीं है, तो वो अंदर से जुड़ तो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है। तो ये वाले जो होंगे वो लेबाइल होंगे, अंदर से जुड़ने के बाद भी ये लेबाइल है, इनर्ट नहीं है। नहीं तो हम क्या कहते हैं जनरली, इनर ऑर्बिटल वालों को इनर्ट कहते हैं और आउटर ऑर्बिटल वालों को लेबाइल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही इसका निचोड़ है। अगर D 0 होगा तो यहाँ पे लिगेंड के लिए कोई रिपल्शन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सीधे सीधे चुपचाप से जाकर के इन वालों से जुड़ेगा, एक्सिस वालों से, तो कोई रिपल्शन नहीं होगा। तो यहाँ कोई रिपल्शन वगैरह वाली कोई बात नहीं है, अंदर से जुड़ने के बाद भी ये चीज लेबाइल है। अब अगर D1 की बात करें तो D में एक इलेक्ट्रॉन है, D में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी रिपल्शन के लिए कोई भी नहीं है, तो सिंपली आकर के वो इजीली जुड़ जाएंगे और ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेबाइल। अगर हम इसकी बात करें 1 2 D2 ऑर्बिटल की बात करें तो D2 ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखें तो D2 वाले के लिए भी यहाँ पर ये क्या है, खाली पड़े हैं। अब ये क्योंकि खाली पड़े हुए ऑर्बिटल है तो ये भी कौन सा फॉर्म करते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, D2 वाले भी कैसा फॉर्म करते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब D3 वाला है, D3 वाले के लिए अगर हम देखें 1 2 3 वाले ऑर्बिटल हैं, तो 1 2 3 वाले में अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी क्रिएट होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अंदर से जुड़ता है तो अब ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आपको याद रखने वाली बात है। वैसे तो ये खाली पड़े, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है, सिंपली जुड़ जाना चाहिए था और लेबाइल बन जाना चाहिए था, बट ये कॉम्प्लेक्स क्या माने जाते हैं कि वो अंदर से जुड़े और इनर्ट है। या फिर आप इसे एक्सेप्शन समझो या क्या समझो, जैसे भी आपको समझ में आए। ये लेबाइल बनते हैं, ये लेबाइल बनते हैं, ये लेबाइल बनते हैं, और ये वाले कैसे बनते हैं आपके, क्योंकि वो यहाँ से जुड़ रहे हैं। वैसे तो यहाँ रिपल्शन नहीं है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे करके, तो ये अंदर से पेयरिंग करके जुड़े हुए हैं। पेयरिंग तो नहीं करवाई उन्होंने, बट फिर भी ये क्या हुए हैं, अंदर से जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इनर्ट। तो D3 वाला सिस्टम भी क्या बनाता है आपका, इनर्ट बनाता है, जिसमें D में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, D3। अब देखो D4 में दो कंडीशन बनती है, एक बनती है हाई स्पिन की और एक बनती है आपकी लो स्पिन की। हाई स्पिन मतलब 1 2 3 4। अब क्योंकि इसमें 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि ये वीक फील्ड हाई स्पिन वो बनते हैं जो वीक फील्ड होते हैं, तो ये बाहर से जुड़ेंगे, अंदर पेयरिंग नहीं कराएंगे, वीक फील्ड लिगेंड के साथ बाहर से जुड़ेंगे। बाहर से जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, लेबाइल बनाएंगे। और D4 में अगर हम देखें तो ये पेयरिंग कराते हैं, यानी खाली हो जाते हैं, अंदर से यहाँ से जुड़ना शुरू कर रहे हैं, तो अंदर से जुड़ेंगे तो ये क्या कहलाते हैं आपके, इनर्ट। ये इंपॉर्टेंट चीजें, इस पे ज्यादा जरूर से ध्यान दो। D5 पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये हाई स्पिन वाली की कंडीशन बनाई है। तो अब जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो वो बाहर से जुड़ रहा है, हाई स्पिन है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो बाहर से जुड़ेगा, और बाहर से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आउटर वाले लेबाइल। और इनर वालों के लिए देखो, इनर वालों के लिए समझो 1 2 3 4 5, अगर पेयरिंग करा देंगे तो ये ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो खाली पड़ेंगे तो अंदर से जुड़ेंगे, अंदर से जुड़ेंगे तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। फिलहाल मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी वो ध्यान रखना।
पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और D6 D7 वाले सिस्टम को समझाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने D5 तक तो समझ लिया, अब इनको D6 D7 D8 D9 D10 के बारे में देखते हैं। तो D6 सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो D6 सिस्टम में आपका बेसिकली क्या है कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऊपर से जुड़ा है तो ये हाई स्पिन है और ये आपका लो स्पिन है। और यहाँ पे D7 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर गया पहले भरने के लिए तो ये हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, तो क्योंकि नीचे से पहले भरा तो लो स्पिन वाला था स्ट्रॉन्ग फील्ड डिगिंग की वजह से। और यहाँ पर तो खैर D8 1 2 3 4 5 6 7 8 भरो या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरो। दोनों ही केस में D8 हाई स्पिन लो स्पिन, D8 से D10 तक लो स्पिन हाई स्पिन का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि ये हाई स्पिन है, ये तो भर गए तो वो पेयरिंग वेरिंग नहीं कराते, हाई स्पिन है तो बाहर से जुड़ा होगा और बाहर से जुड़ा है तो ये क्या होगा आपका लेवाइल, और क्योंकि यहाँ जगह बची है अंदर से जुड़ेगा, पेयरिंग करा दी इसने, तो ये वाले क्या रहेंगे यहाँ पे इनट हो जाएगा, अंदर से जुड़ रहे। अब यहाँ पर इसे देखो ध्यान से, ये भी बाहर, ये वाले तो भरे हुए तो ये बाहर से जुड़ेगा, हाई स्पिन वाले बाहर से जुड़ते हैं तो ये वाला लेवाइल, और ये वाले की बात करें हम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी भरा हुआ ही है, ये पेयरिंग नहीं करवा सकता कुछ, तो ये भी लेवाइल ही बनाते हैं। और ये सारे के सारे लेवाइल बनाते हैं क्योंकि ये अब यहाँ पे पूरे भरे हुए ही हैं, तो D7 से लेकर के D10 तक सारे के सारे लेवाइल बनाते हैं। और बाकी यहाँ देखो, बस बाकी थोड़े से एक्सेप्शंस ये लग रहे हैं कि ये अंदर से जुड़ रहे हैं, अंदर वाले मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल से जुड़ रहे हैं, तो इन्हें क्या बनाना चाहिए था इनट, बट ये भी लेवाइल, ये भी लेवाइल और ये भी लेवाइल, यहाँ पर भी अंदर से जुड़ा तो ये इनट होना था, ये इनट ही है। ये अंदर से जुड़ने के बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस नहीं है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए लेवाइल का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो लिगैंड की वजह से इफेक्ट पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, दो रीजन है। बाकी अगर हम निचोड़ के बोले तो आप याद रखने के लिए सिंपली D0 क्या बनाता है, सीधे सीधे याद रखने के लिए D1 क्या बनाता है लेवाइल, D3 क्या बनाता है, D3 क्या बनाता है इनट बनाता है। D4 में आपके पास हमने बता दिया, D5 के लिए समझा दिया, D6 के लिए समझा दिया, फिर D7 से D10 तक ये सारे के सारे क्या बनते हैं लेवाइल। कितना सिंपल हो गया। D4 D5 D6 को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, आउटर ऑर्बिटल वाले लेवाइल, इनर ऑर्बिटल वाले इनट। तो यहाँ थोड़े एक्सेप्शंस आए, ये तो पूरे ही लेवाइल होंगे, और यहाँ पर हमने हाई स्पिन के लिए अलग, लो स्पिन के लिए अलग, आउटर ऑर्बिटल वाले लेवाइल, इनर ऑर्बिटल वाले इनट। तो ये लेवाइल और इनट का कॉन्सेप्ट जरूर सीख लो, क्योंकि जब मैं इसे के नेक्स्ट पार्ट पे कोई बात करूंगा इनर स्फीयर या आउटर स्फीयर मैकेनिक्स पे, तो वहां ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो, ये मैंने निचोड़ करके आपके सामने रख दिया। बाकी हमारी तरफ से फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, गुड रात, स्क्रीनशॉट ले लो।